नमस्कार दोस्तों। लोकसभा 2024 के परिणाम सामने आ गए हैं। भाजपा ने जो एक अपेक्षा थी उत्तर प्रदेश से वो संभवतः पूरी नहीं हो पाई है और एक जो परिणाम वहां से आए हैं उत्तर प्रदेश में वो कहीं ना कहीं से भाजपा को एक उनकी जो एक उम्मीद थी या जो एक अपेक्षा थी वो कहीं ना कहीं से वो पूरी नहीं हो पाई उत्तर प्रदेश से। मित्रों, मोटा मोटा एक अंदेशा था उत्तर प्रदेश से जो परिणाम आए हैं और भाजपा को वहां अपेक्षाकृत जो चुनावी परिणाम आएंगे इसकी उम्मीद संभवतः नहीं थी और ये बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञों ने भी इस चीज को इंगित किया था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली नहीं है। और साथ ही एक ये कैलकुलेशन भी किया गया था कि वहां का जो एक नुकसान होने वाला है आपको उत्तर प्रदेश में उसकी भरपाई कहीं ना कहीं से आपको दक्षिण राज्यों से होगी। और दक्षिण राज्यों से भाजपा को कोई निराशा नहीं हुई। जी हाँ, अगर आप जो परिणाम है उसका परीक्षण करेंगे तो आपको पता चलता है कि भाजपा की स्थिति दक्षिण में मजबूत हुई है। अगर एक दो चूक जिसे मैं समझता हूँ एक आप उस योजना पर क्रियान्वयन कर सकते थे, मेरी दृष्टि से वो चूक है। हो सकता है कि भाजपा ने उस पर चिंतन किया होगा, लेकिन अगर ये दो प्रयास अगर भाजपा वहां कर सकती थी तो परिणाम मुझे लगता है कि कुछ और होते। सबसे पहला, तमिलनाडु। तमिलनाडु में मित्रों हमने जो एक कैलकुलेशन किया था उस हिसाब से भाजपा को 4 से 5 सीट संभावना थी जो तमिलनाडु में आ सकती थी। तमिलनाडु में भाजपा के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने के अन्ना मलई, उनके साथ में एआईडीएमके के शुरू से तनातनी रही है और कुछ वैचारिक मतभेद भी हो गए थे उनके बीच में। अ, उनके कुछ विवाद जो हैं उनको एआईएडीएमके ने आपत्ति की और परिणाम ये रहा कि सितंबर 2023 में एआईएडीएमके भाजपा से अलग हो गई। ये मुझे लगता है कि बड़ी चूक थी। भाजपा को एआईएडीएमके को अपने से अलग नहीं करने देना था। अगर हम पूरा एक विश्लेषण निकालें या जो अभी के जो चुनाव परिणाम आए हैं 2024 के, अगर उसका हम अध्ययन करते हैं तो दोनों पार्टी को मिलके जो है 31.7% मत मिले हैं, जिसमें एआईएडीएमके जिनको 20.46% मत मिले और भारतीय जनता पार्टी को 11.24% मत मिला है। इस दृष्टि से दोनों का अगर हम परसेंटेज देखते हैं तो एआईएडीएमके और बीजेपी जो पहले गठबंधन था, दोनों पार्टी का, दोनों अलायंस थे, अ, उन दोनों का प्रतिशत अगर देखते हैं तो वो होता है 31.7%। और डीएमके जिनने स्वीप किया है इस बार तमिलनाडु इलेक्शन, उनको मिले हैं 26.93% वोट। हालांकि कांग्रेस उनकी पार्टनर थी और उनको अलग से 10% मत मिले हैं वहां पर, लेकिन बहुत सारी सीट ऐसी हैं जहां पर डीएमके चुनाव जीती हैं, वहां पर एआईएडीएमके और बीजेपी के वोट अगर दोनों को मिलाते तो वो डीएमके से ज्यादा थी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उस गठबंधन पे कायम रहना था तमिलनाडु में, तो संभवतः तमिलनाडु में परिणाम और कुछ रहते। दुर्भाग्य से भाजपा को तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं मिली। आपने तमिलनाडु में गठबंधन तोड़ा और आप कर्नाटक में एक ऐसे पार्टी के साथ में गठबंधन किया जिसकी संभवतः आवश्यकता नहीं थी। मित्रों, 2019 के चुनाव में भाजपा को कर्नाटक में 51 दशमलव कुछ प्रतिशत मत मिले थे। मतलब आधे से ज्यादा मत भारतीय जनता पार्टी को मिले थे 2019 में। उस दृष्टि से कहीं से भी कोई अलायंस की आवश्यकता भाजपा को कर्नाटक में नहीं थी। लेकिन 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर देवगौड़ा की जो पार्टी है जनता दल सेकुलर, उनके साथ में अलायंस किया और फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद में अचानक एक बड़ा स्कैंडल उभर के सामने आया कर्नाटक में, जिसमें जेडीएस के एक सदस्य का इन्वॉल्वमेंट था और उस स्कैंडल ने पूरा एक राजनीतिक लैंडस्केप को हिलाकर रख दिया।
बड़ी चर्चा हुई, वो वीडियो से बहुत बदनामी हुई। जेडीएस के साथ-साथ उसमें भारतीय जनता पार्टी भी पिस गई। मैं ये इसलिए दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि जब दूसरे फेज में 14 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतदान हुआ। पहले फेज में 14 हुआ और दूसरे में फिर 14 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में पोलिंग हुई। इस स्कैंडल के आने के बाद में, जिसमें रंजय रेवन्ना का नाम शामिल था, जो देवगौड़ा के पोते हैं। उस वीडियो के वायरल होने के बाद में जो घटनाक्रम तेजी से बदला, मैं इसलिए दावे के साथ ये कह सकता हूँ क्योंकि जो 14 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी सेकंड फेज में गई इस स्कैंडल के आने के बाद में, उसमें से कांग्रेस ने 7 सीट में विजय हासिल की। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि 14 में से 7 सीट कांग्रेस ने जीती। कांग्रेस को वहां पर टोटल 9 सीट मिली है। अब 9 में से 7 सीट जो है वो उनको सेकंड फेज में मिली है। मतलब कहीं ना कहीं से ये वीडियो वायरल होने के बाद में ये एक बड़ा मुद्दा बना और कांग्रेस को जहां पर पहले फेज में लोगों का समर्थन नहीं मिला था, दूसरे फेज में उनको व्यापक समर्थन मिला। इसलिए मैं ये एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो जो वायरल हुआ, जेडीएस का जो बदनामी हुआ और साथ में भारतीय जनता पार्टी पिसी, उसके कारण कहीं ना कहीं से चुनाव परिणाम वहां पर अपेक्षाकृत अलग रहा। पिछले चुनाव में भाजपा को वहां से 23 सीट मिली थी, वो घट के 17 हो गई। तो मित्रों, भाजपा कर्नाटक में अच्छा कर सकती थी अगर वो अलायंस में नहीं जाती। तमिलनाडु में वो अच्छा कर सकती थी अगर वो अलायंस में जाती। तो ये दो मुझे लगता है कि एक बड़ी एक इस योजना पर भाजपा काम कर सकती थी। संभवतः क्यों नहीं हुआ, या ये तो उनके ही रणनीतिकार इस पे तय करेंगे, क्योंकि आप बाकी के दक्षिण राज्यों में देखेंगे तो भाजपा को व्यापक समर्थन मिला है। केरल में आपका एक खाता खुला है, केरल के त्रिशूर सीट, जिसमें एक्टर थे, एक्टर हैं बहुत पॉपुलर एक्टर हैं केरल फिल्मों के, सुरेश गोपी। उनने हालांकि पिछले चुनाव में भी वहां से प्रयास किया था और लगातार क्षेत्र से जुड़े रहे, लोगों से जुड़े रहे और इस बार उनको परिणाम मिला और वो इतिहास बनाए। वहां से उनने भारतीय जनता पार्टी के लिए विजय हासिल की और त्रिशूर लोकसभा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के झोली में आई। केरल में आपका खाता खुला, आपने तेलंगाना में आपकी सीटें बढ़ी, आप पहले 4 थे वहां 8 हो गए। आंध्र प्रदेश में आप शून्य थे, हालांकि वहां आप चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी के साथ में आपका गठबंधन रहा, उसके बावजूद आपने वहां से 3 सीट जीती। तो मित्रों, आप देखेंगे ओवरऑल, आप अगर दक्षिण राज्यों की स्थिति देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को व्यापक समर्थन मिला। इन 2 राज्यों में जहां पर अपेक्षा थी, वहां पर अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आया। इस बारे में भाजपा को चिंतन और गहन चिंतन करना पड़ेगा कि वास्तव में ये 2 राज्य जहां पर वास्तव में सीटें बढ़ सकती थी, वहां पर ऐसा क्या हुआ कि उनको वहां पर अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आया।